एनसीपी में बगावत के बाद अजीत पवार ने अपना नया दांव चला है। इसके मुताबिक अजीत पवार गुट ने सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि तब अभी तक जयंत पाटिल इस पद पर थे। अब देखना ये होगा कि एनसीपी किस तरह रुख मोड़ेगा। एनसीपी में बगावत के बाद अजीत पवार ने अपना नया दांव चला है। इसके मुताबिक अजीत पवार गुट ने सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इस तरह से साल भर पहले महाराष्ट्र में जैसा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ था, अब वैसा ही कुछ शरद पवार के साथ हो रहा है। शरद पवार ने पलटवार करते हुए प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटाया दिया है। इतना ही नहीं, प्रफुल्ल पटेल के साथ सुनील तटकरे को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे, वहीं सुनील तटकरे एनसीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे। शरद पवार ने अपने बयान में कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का नाम एनसीपी सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश देता हूं। इस दौरान जब डिप्टी सीएम अजीत पवार से पूछा गया कि एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि क्या आप भूल गए कि शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महाराष्ट्र में रविवार को अजीत पवार की एनसीपी से बगावत के बाद सोमवार को भी खासी हलचल है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने शिवाजी पार्क में अपने सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया है। यही वजह है कि उन्होंने मीटिंग बुलाई, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी से बगावत के बाद खासी हलचल है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने शिवाजी पार्क में अपने सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया था। अजीत पवार के साथ 40 विधायक आने के बाद भाजपा को लगता है कि उसकी सरकार अब मजबूत है। अजीत पवार की एंट्री के बाद से एकनाथ शिंदे को अपने भविष्य के लिए आशंका है। एकनाथ शिंदे बीते साल ही 40 विधायकों संग भाजपा के साथ आ गए थे और फिर गठबंधन सरकार जो बनी उसके मुखिया बन गए। यह हैरान करने वाला था, क्योंकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के ही सीएम बनने की चर्चा थी। ऐसे में भाजपा के लिए शायद यह मुफीद होगा कि वह अब फडणवीस को ही सीएम बना दे और अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम रहने दिया जाए। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के घर पर मीटिंग हुई। इस बैठक में एकनाथ शिंदे या उनका कोई समर्थक नहीं है। साफ है कि सरकार की कमान एकनाथ शिंदे से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है। अजीत पवार को लाने के सूत्रधार भी देवेंद्र फडणवीस ही माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बात करें यूपी पॉलिटिक्स की, तो राष्ट्रीय लोक दल के दिग्गज नेता जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ सकते हैं। रालोद ने आने से भाजपा पश्चिम यूपी में और मजबूत हो जाएगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ जयंत की एक मीटिंग के बाद से ऐसे प्रयास लगने लगे हैं। क्या महाराष्ट्र के बाद अब यूपी का लगेगा नंबर? महाराष्ट्र में एक साल बाद फिर से बड़ा खेल हुआ और विपक्ष के नेता रहे अजीत पवार डेप्यूटी सीएम बन गए। यही नहीं, 8 और नेताओं को मंत्री बनवा दिया। उनका कहना है कि एनसीपी के 40 विधायक साथ है जो भाजपा सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि जयंत चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी। 2 घंटे तक चली मीटिंग में जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर चर्चा हुई। यही नहीं, यूपी आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जयंत चौधरी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस तरह यदि जयंत चौधरी पाला बदल कर भाजपा संग आते हैं तो फिर विपक्षी एकता को एनसीपी में फूट के बाद कुछ ही दिनों के अंदर दूसरा झटका होगा। कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से जयंत चौधरी को कुछ ऑफर दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी में रालोद का जाटों और मुस्लिम वर्ग के बीच जनाधार रहा है। जियाबाद से लेकर सहारनपुर तक उसे कई सीटों पर बढ़त मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो मोटेरा आश्रम रेप केस में आसाराम की पत्नी और बेटी समेत 5 महिलाओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। गांधीनगर कोर्ट ने इन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। गुजरात सरकार की तरफ से निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने सभी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कब होगी सुनवाई? गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम की पत्नी, बेटी और 3 महिला शिष्यों को नोटिस जारी किए।
इस मामले में इन महिलाओं को बरी कर दिया गया था, जबकि आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस A.Y. क्वांगजे और जस्टिस हसमुख सुथार की खंडपीठ ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन और बेटी भारतीबेन समेत 5 महिलाओं को नोटिस जारी किए। गांधीनगर की एक अदालत ने 2013 में एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार मामले में 31 जनवरी को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अहमदाबाद के पास मोटेरा में आसाराम के आश्रम में 2001 से 2007 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया गया था। आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती और 4 अनुयायियों पर अपराध में सहायता करने और उकसाने का आरोप था। गुजरात सरकार मोटेरा रेप केस में गांधीनगर कोर्ट ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था। हालांकि सरकार की तरफ इस मामले में देरी हुई। इस मामले में अन्य सभी के बरी होने के बाद आसाराम ने अपनी दोष सिद्धि को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और अपनी सजा को निलंबित करने की मांग की है। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। OMG यानी कि फिल्म ओ माय गॉड रिलीज हुई थी। फिल्म खुद पर और भगवान पर भरोसा बनाए रखने का संदेश देती है। अब 11 साल बाद फिल्म का सीक्वेंस रिलीज होने वाला है, जिसको लेकर फर्स्ट लुक सामने आया है। पोस्टर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कैसी होगी। पिछले कई दिनों से OMG 2 सुर्खियों में है। अक्षय कुमार की यह अपकमिंग फिल्म अगस्त में रिलीज हो रही है। फिल्म के रिलीज में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में मेकर्स ने बस कुछ ही दिनों में OMG 2 का टीजर जारी करने की घोषणा की है। इसी के साथ OMG 2 से अक्षय कुमार का पहला लुक सामने आ गया है। नए पोस्टर में अक्षय कुमार को एकदम अलग अवतार में देखा जा सकता है। लंबी जटाओं, गले में भस्म और रुद्राक्ष की माला पहने अक्षय भोलेनाथ के अवतार में नजर आ रहे हैं। OMG 2 की रिलीज डेट का पहले ही ऐलान कर दिया गया है। फिल्म सनी देओल की गदर 2 के साथ क्लैश करते हुए 11 अगस्त को रिलीज होगी। इस पोस्टर पर फैंस ने अलग अलग तरह से रिएक्शन शेयर किए हैं। इससे फिल्म में पंकज त्रिपाठी भी होंगे, जो कि कांति शरण मुदगल की भूमिका में दिखेंगे। उन्होंने भी पोस्टर शेयर किया है, जिसमें फिल्म से उनका लुक नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का सब्जेक्ट यौन शिक्षा पर आधारित होगा। फिल्म कथित तौर पर कोर्ट रूम ड्रामा होगी, जिसमें एक नागरिक कोर्ट में जाता है और स्कूल में यौन शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 24 में होने जा रहे लोकसभा के आम चुनाव और उससे पहले कई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी हाईकमांड ने एक बड़ा सियासी कदम उठाया। किन राज्यों में बीजेपी ने बदले नए प्रदेश अध्यक्ष, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया। 2024 में होने जा रहे लोकसभा के आम चुनाव और उससे पहले कई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह एक बड़ा सियासी कदम है। राज्यों के पार्टी मुखिया बदलने के बाद संगठन में बदलाव से कई नेताओं को दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। बीजेपी ने कई राज्यों के अध्यक्ष बदले हैं, जिस पर नजर करें तो सुनील जाखड़ के नाम की पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर घोषणा की गई है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो दूसरी ओर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनी है और राजेंद्र अटाला चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये नामों की घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ही रहेंगे, यानी कोई नया नाम घोषित नहीं किया गया है। अब 2024 चुनाव की कमान गुजरात बीजेपी की चुनाव रणनीति पार्टी के हाथों में ही रहेगी। इसके साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि CR पाटिल के नेतृत्व में ही गुजरात में 2024 के चुनाव बीजेपी अपनी रणनीति बनाकर लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने AI पर आधारित प्रोग्राम भाषिनी को लॉन्च किए जाने की जानकारी दी। SCO के मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान पर पीएम मोदी ने किया हमला। कहा कुछ देश आतंकियों के हैं पनाहगाह में, और क्या कहा प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी की। वर्चुअली आयोजित की गई इस बैठक में रूस और चीन समेत SCO के सदस्य देश शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला।
पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्यवाही आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर सभी सदस्य देशों से मिलकर काम करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान की स्थिति का सीधा असर हम सभी देशों की सुरक्षा पर पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश सदस्य देशों की तरह ही है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत के लगातार विरोध जताने के बाद भी अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार खालिस्तानियों ने सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट को निशाना बनाया है। क्या थी वजह, आइए जानते हैं। अमेरिका में एक बार फिर खालिस्तानियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया है। सैन फ्रांसिस्को में स्थित इंडियन काउंसलेट में खालिस्तान समर्थकों के आग लगाने का मामला सामने आया है। पिछले 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब खालिस्तानियों ने सैन फ्रांसिस्को की इस कांसुलेट को निशाना बनाया है। खालिस्तान समर्थकों ने दावा किया है कि यह कनाडा में फरार खालिस्तान कार्यकर्ता की हत्या का बदला है। संभावना है कि पिछले हमले में जो लोग शामिल थे, इस हमले में भी उन्हीं का हाथ हो। ताजा हमले के बाद सैन फ्रांसिस्को, कनाडा और यूके सहित अन्य देशों में मौजूद भारतीय संस्थानों को खालिस्तानी प्रदर्शन को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि 2 जुलाई से पहले हुए हमले की एनआईए जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 जुलाई को हुए हमले की जांच भी एनआईए को दी जा सकती है। इससे पहले 20 मार्च को खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारत के वाणिज्यिक दूतावास में तोड़फोड़ की थी। हमले में शामिल लोग खालिस्तान समर्थित नारेबाजी कर रहे थे। हमलावरों ने दूतावास के बाहर की दीवार पर स्प्रे से बड़े-बड़े अक्षरों में फ्री अमृतपाल भी पेंट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। स्वीडन में धार्मिक किताब जलाए जाने के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में स्वीडन एम्बेसी के राजदूत को तलब किए जाने की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात क्या कदम उठाएगी। ईद के दिन स्वीडन में धार्मिक किताब जलाए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कड़ा विरोध जताया है। बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में इस मामले में कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद के दिन धार्मिक किताब जलाए जाने और बेअदबी करने की घटना सामने आई है। पुलिस की सुरक्षा में इराकी नागरिक ने मस्जिद के बाहर किताब को जलाया और बेअदबी की गई। ये सब कुछ वहां की हुकूमत के इशारे पर किया गया है। इस घटना के खिलाफ भारत के मुसलमानों में सख्त नाराजगी है। ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से मांग की गई है कि नई दिल्ली में स्थित स्वीडन एम्बेसी के राजदूत को तलब किया जाए। तलब करने के बाद भारतीय मुसलमानों की तरफ से सख्त विरोध जताया गया। ज्ञापन देने वाले में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी, मौलाना पीर मुजाहुद्दीन हुसैन, हाजी नाजिम बेग, हाफिज अब्दुल वाहिद आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। फ्रांस में 17 साल के लड़के की पुलिस के हाथों मौत होने के बाद शुरू हुई हिंसा लगातार जारी है। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक फ्रांस में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने जिस नाबालिग को मारा था उसकी दादी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। क्या था वो स्टेटमेंट? 27 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस के सब अर्बन एरिया नैने तेरे में 2 पुलिस अफसरों ने एक कार को रोका। बहस के दौरान पुलिस अफसर ने गाड़ी चला रहे 17 साल के नाहिल के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से नाहिल की मौत हो गई थी। इसके बाद देश में हिंसा भड़क गई, जो अब तक जारी है। फ्रांस में दंगों के चलते हिरासत में लिए गए ज्यादातर नाबालिग है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड हारमनीन ने बताया कि हिरासत में लिए गए 2000 से ज्यादा लोगों की औसत उम्र 17 साल है।
हिंसा में 50 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी घायल हो चुके हैं। दंगाइयों ने 26 पुलिस स्टेशन समेत 74 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने रविवार को 49 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले रविवार को 719 और शुक्रवार को 1300 लोग गिरफ्तार किए गए थे। फ्रांस में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जा चुके हैं। पुलिस की गोली से मारे गए नाहिल की दादी ने रविवार को लोगों से दंगा न करने की अपील की। उन्होंने कहा, दंगे बंद करो, चीजों को नष्ट करना बंद करो, खिड़कियों को मत तोड़ो, स्कूलों पर हमले मत करो। इनकी अपील के बाद हिंसा में कमी देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।